Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first session after the midterms. हमारे आज के सेशन का टॉपिक है प्रिडिक्टिंग एंड मोनेटाइजिंग इम्पैक्ट्स। तो जब आप सीबीए करते हुए ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्टैंडिंग डिटरमिन कर लेते हैं कि किन लोगों की या किन ऑर्गेनाइजेशंस की या किन मुल्कों की, किन स्टेट्स की, इवन नॉन ह्यूमंस की स्टैंडिंग है, यानी उनके आप कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स को कंसिडर करेंगे। और जो जो रेलेवेंट इम्पैक्ट्स हैं, इम्पैक्ट का वर्ड यहाँ जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कॉस्ट या बेनिफिट। तो जो जो इम्पैक्ट है उनको आप कैटलॉग कर लेते हैं और हर एक को अप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑफ मेजर दे देते हैं, यानी इसको मेजर करना है तो किस यूनिट में करना होगा। तो इसके बाद फिर अगला स्टेप ये आता है कि आप हर ऑल्टरनेटिव के जितने भी इम्पैक्ट्स हैं, यानी जितने भी कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स हैं, उनको प्रिडिक्ट करें कि कौन कौन से हैं, और फिर उनको मोनेटाइज करें, प्रिडिक्ट करें। यानी इससे पहले जो है आप कैटलॉग कर चुके हैं। प्रिडिक्ट करने का मतलब है कि उनकी वैल्यू या डायरेक्शन प्रिडिक्ट करें। इसको हम डिटेल में देखते हैं आज। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिडिक्शन काफ़ी आसान होती है, और आप प्रिडिक्शन के साथ साथ मोनेटाइजेशन इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ जहाँ आपके पास डिमांड कर्व अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल आप हुकूमत जो है वो मार्केट की प्राइस पेट्रोल की सेट करना चाहती है। तो अगर उनके पास ये डिमांड का अवेलेबल है कि अगर हम प्राइस 5 रुपये बढ़ा देंगे तो कंजम्पशन 2% उससे कम हो जाती है, और प्राइस को 5 रुपये कम कर देंगे तो कंजम्पशन 4% बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि उनको इलास्टिसिटी पता है डिमांड और सप्लाई कर्व्स की, यानी ये अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड में, यानी प्राइस बढ़ाने का मतलब होता है कि लोग फिर ज़्यादा पे करेंगे उतना ही पेट्रोल लेने के लिए, तो फिर वो अपनी कंजम्पशन उतनी ही कम करेंगे। तो अगर उनको पता है इलास्टिसिटी इस चीज़ की कि कितना बढ़ाने से कितना दूसरी चीज़ कम होती है या कितना कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, तो वहाँ पे प्रिडिक्ट करना भी आसान है कि हम चलें इतना प्राइस बढ़ा देते हैं, और फिर उसको मोनेटाइज करना भी आसान है कि हम इतना बढ़ाएंगे तो इतने पैसे इस दफ़ा कम आएंगे, लोग इतनी पैसे से कंजम्पशन, इतने परसेंट से कंजम्पशन कम करेंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि इनको अलग अलग करना पड़ता है, जहाँ और ये वैसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके डिमांड और सप्लाई कर्व्स अगर अवेलेबल नहीं होते होते हैं तो बहुत एक्यूरेट नहीं होते। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी अ, इस पॉलिसी चेंज का पैसों के अलावा भी कोई इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें पेट्रोल की प्राइस या कम या ज़्यादा करने की, तो अगर आप प्राइस एकदम बहुत कम कर देंगे तो फिर उसके और बहुत सारे इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग ओवर कंज्यूम करते हैं तो जहाँ एक तरफ उसका उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ़ायदा होता है कि बढ़ती है, वहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, वहाँ पे गाड़ियों के एक्सीडेंट रेट बढ़ जाते हैं, वहाँ पे लोगों की हेल्थ ख़राब होने का अंदेशा होता है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह और भी यू कैन थिंक ऑफ मोर इम्पैक्ट्स एज वेल। तो इन केसेस में आप फिर प्रिडिक्शन और मोनेटाइजेशन अलग करते हैं। जब आप प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो प्रिडिक्शन का मतलब यही होता है कि आप फ्यूचर की किसी चीज़ को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है फ्यूचर की चीज़ को मेजर किसी बेसिस पे करेंगे, और वो बेसिस जो है वो पास्ट होता है, यानी उसी तरह तरह की चीज़ पहले जब हुई तो क्या हुआ था। जैसे अभी हमने पेट्रोल की प्राइस की एग्जांपल डिस्कस की, तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें इलास्टिसिटी पता है कि हम 5 रुपये बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कितनी कम होगी, इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि जब हमने पिछली बार 5 रुपये बढ़ाई थी तो कंजम्पशन इतनी कम हुई थी, इस वजह से हमें पता है। तो प्रिडिक्ट आपने फ्यूचर को करना है, लेकिन पास्ट की बेसिस पे करना है। तो उसमें आपका क्या करते हैं कि उसी तरह की जो इंटरवेंशंस आपने पहले की होती हैं या उससे करीब तरीन आपने पहले की होती हैं, उनका डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एग्जैक्टली आपके पास उस तरह की इंटरवेंशन पहले नहीं हुई होती, लेकिन उससे मिलती जुलती इंटरवेंशन हुई होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्टली वैसे भी हुई होती है, तो फिर आप कुछ इस तरह की
इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा, कि अगर हम इसी प्राइस को कंटिन्यू करें तो क्या होगा पेट्रोल की। अगर हम एक सब्सिडी दे रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे, बिजली पे या वीट पे, तो अगर हम इसको टर्मिनेट कर दें तो क्या होगा। अगर हम किसी चीज़ को बढ़ा दें तो क्या होगा, इसी सब्सिडी को ज़्यादा कर दें फर्टिलाइज़र पे तो क्या होगा। या एक सेक्टर में सब्सिडी दी हुई है, उसी मॉडल को दूसरे सेक्टर में रेप्लिकेट कर दें तो क्या होगा। तो आप एक पुरानी पॉलिसी को फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पुरानी पॉलिसी को दूसरी रेलेवेंट पॉलिसीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पुरानी पॉलिसी के किसी पार्ट को भी, किसी फ्यूचर पॉलिसी जिसको आप असेस कर रहे हैं जो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होनी है, कोई पार्ट भी ले सकते हैं पिछली पॉलिसी का और उसको यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिकल लाइफ मेजर कर ली थी पहले हेल्थ के किसी इंटरवेंशन के केस में, तो वो अब आपको पता चल गया कि पाकिस्तान में स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ कितनी है। तो उसको आप अब कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अगला प्रोजेक्ट वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं भी है, वो एक्सीडेंट से रिलेटेड है, वो किसी पहाड़ी एरिया में डेमोलिशन से रिलेटेड है, किसी भी में है, लेकिन आपके पास वो एक स्टेटिस्टिकल वैल्यू आई हुई है। तो इस तरह आप पुरानी पॉलिसीज़ को टोटली इन पार्ट रेलेवेंट शक्ल में उनसे डेटा लेके सीबीएस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पॉलिसी बिल्कुल नॉवल होती है, यानी बिल्कुल नए तरीके की होती है, बिल्कुल अ, अछूती होती है। तो या कोई ऐसी पॉलिसी जो पुरानी है लेकिन कभी उसको एवेल्युएट नहीं किया गया, तो वहाँ पे आप वो शायद ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो वहाँ पे फिर आप मोस्टली पुरानी पॉलिसीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ से जो आपने एवेल्युएट किए होते हैं, उनको यहाँ पे ला सकते हैं। और स्टिल शायद ऐसा हो कि आपको ज़रूरत पड़े कि आप अ, नई प्रिडिक्शन करें और नई मोनेटाइजेशन करें किसी चीज़ की जो पहले कभी नहीं हुई हुई। तो जब आप ये प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो तीन तरह के एरर्स आप कर सकते हैं। एक ओमिशन एरर्स होते हैं। ओमिशन एरर्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ या आपने इंक्लूड नहीं की अ, और उसको भूल गए, या जानबूझ के इंक्लूड नहीं की फॉर वेरियस रीजंस। फिर फोरकास्टिंग एरर्स होते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि फोरकास्टिंग बाय नेचर ही अ, उसमें एरर का चांस होता है, क्योंकि वो आप फ्यूचर के बारे में कोई प्रोडिक्शन कर रहे हैं। और तीसरा जो सोर्स होता है वो वैल्यूएशन एरर का होता है, यानी आप उसको वैल्यू कितनी देते हैं, आप गलत वैल्यू दे सकते हैं। तो इन तीनों को क्विकली एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ओमिशन एरर्स। तो ये इस केस में हो सकता है कि या तो आपने उस चीज़ को, उस इम्पैक्ट को, कॉस्ट या बेनिफिट को एंटिसिपेट ही नहीं किया था, या आपने एंटिसिपेट तो किया था लेकिन इस वजह से इंक्लूड नहीं किया कि आपके पास उसकी कोई क्वांटिटेटिव प्रोडिक्शन है ही नहीं, या आप उसकी शेडो प्राइसेस को भी आपके पास अवेलेबल नहीं है कि उससे मोनेटाइज कर सके। शेडो प्राइस बेसिकली क्या होती है, थोड़ी देर में मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा, और एक एग्जिबिट भी है आपकी किताब में, आप उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं कि शेडो प्राइस बेसिकली उन चीज़ों की प्राइस एस्टिमेशन होती है जो स्टैंडर्ड मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले बात की ऑयल पेट्रोल की प्राइस सेट करने की। तो अब इसमें पेट्रोल तो ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसकी जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उससे जो लोगों की सेहत ख़राब हो रही होती है, उसकी प्राइसेस अवेलेबल नहीं होती हैं, उसको एज शेडो प्राइस आपको ट्रीट करना पड़ता है। इस तरह शेडो प्राइस का लफ्ज़ वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी मार्केट डिस्टॉर्शन की वजह से प्राइस को रीएडजस्ट करके एवेल्युएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहीं सब्सिडी दे दे, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र के केस में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है हमेशा, ताकि गंदम या कोई भी हम अनाज उगाते हैं वो किसान सस्ते में उगा सकें। अब इस गंदम की प्राइस क्या है जो आपको मार्केट में मिल रही है, तो प्राइमा फेसाई जो आपको नज़र आ रहा है वो प्राइस तो एक है, लेकिन इसकी जो शेडो प्राइस एक्चुअली वो है जिसमें वो सब्सिडी भी शामिल होगी। हो सकता है इसमें और फैक्टर्स भी शामिल हों जो आपने पहले सब्सिडी दी थी। तो इसी मार्केट डिस्टॉर्शन और भी सिर्फ सब्सिडी से नहीं आती हैं, और भी बहुत तरीक़ों से आती हैं। जैसे आप कोई पॉलिसी चेंज लेके आएँ जिससे एक पर्टिकुलर ग्रुप को फ़ायदा हो रहा हो, तो मार्केट में डिस्टॉर्शन आ जाती है, क्योंकि वो उनको एक एडवांटेज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हम फौजी फाउंडेशन की बात करते रहे पहले भी, कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनको मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की वजह से कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, और वो मार्केट में बाय डिफ़ॉल्ट बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की प्राइसेस जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उनको शेडो प्राइसेस कहते हैं। इसको हम मज़ीद देखेंगे आगे। आगे लिखा है जी कि जब भी आप कोई किसी चीज़ को प्रिडिक्ट या मोनेटाइज नहीं कर सकते या आप नहीं करना चाहते, तो नेचुरली यू रिट्रीट टू क्वालिटेटिव सीबीए। यानी अब क्वांटिटेटिव तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, मोनेटाइज ही नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, तो फिर आप क्वालिटेटिव सीबीए करेंगे, क्वांटिटेटिव नहीं कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक मेजर चीज़ को प्रिडिक्ट या क्वांटिफाई नहीं कर सकते। उस केस में बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसको छोड़ दें, बाकी सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करें और फिर मोनेटाइज करें। एंड देन आस्क योरसेल्फ कि अब जो जिस वैल्यू पे मैं पहुंच गया हूँ, जिस फैक्टर को मैंने छोड़ दिया था वो इसमें कितनी चेंज ला सकता है। उस फैक्टर की कोई ना कोई आपको वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन उसकी रेंज आपको पोटेंशियली पता हो सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी सब्सिडी की बात कर लें, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स की। तो इससे क्या इम्पैक्ट आया एंड तक। तो गंदम की कीमत फॉर एग्जांपल मार्केट में 100 रुपये किलो है, लेट्स से। तो जिस मेजर चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, क्या वो फाइनली ये मार्केट में आपको पता चल गया 100 रुपये की है, लेकिन जो आपने एक चीज़ छोड़ दी थी, क्या उसका इम्पैक्ट 100 से भी ज़्यादा है। यानी आप फिर उसका उसको गेस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें कि वो अगर मैं इंक्लूड कर लेता या कर लेती, तो क्या नेट सोशल बेनिफिट जो अभी पॉजिटिव आ रहा है उससे नेगेटिव हो जाता। तो अगर उतना इम्पैक्ट नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि पॉलिसी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक जो चीज़ें छोड़ी हैं, अगर मैं उनको क्वांटिफाई मैंने नहीं किया लेकिन कर भी देता, तो उससे मेरे ओवरऑल नेट सोशल बेनिफिट के साइन पे, यानी प्लस या माइनस पे फ़र्क नहीं पड़ना था, इसने पॉजिटिव ही रहना था। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओमिशन एरर्स को एड्रेस करने के लिए। सेकंड, फोरकास्टिंग एरर को देखते हैं। जैसे हमने बात की कि फोरकास्टिंग बाय नेचर एरर फ्री नहीं होती, बिकॉज फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद, सॉरी यहाँ लिखा अनसर्टेनिटी, ये होना चाहिए फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। द मोर नॉवल अ पॉलिसी, यानी पहले ऐसी नहीं आई, कोई बिल्कुल नई तरीके की पॉलिसी है, तो फिर फ्यूचर और पास्ट में ज़ाहिर डाइवर्जेंस और ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकली कोई रिलायबल मेजर ऑफ द पास्ट है ही नहीं। तो वहाँ पे और ज़्यादा डाइवर्जेंस होगी। अनएंटिसिपेटेड डिफिकल्टीज एंड अडॉप्टेशंस, यानी जब आप एक बार किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर देते हैं, अ, जब प्रैक्टिकली वो लोग करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं आपने सूखी किनारी डैम बना लिया नारान में, और अब आप उससे ऊपर जाके कहीं गिलगित बल्तिस्तान के करीब, यानी लुलुपत सर झील के फौरन बाद कोई डैम बनाने लगे, तो अब आप सूखी किनारे का सारा डेटा लेके वहाँ पे प्रोडिक्शन कर लें, लेकिन वहाँ पे कोई अनएंटिसिपेटेड डिफिकल्टी आ जाए। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ज़मीन की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ और तरह का हो, या पानी का फ्लो कुछ और तरह का हो, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो उसमें और ज़्यादा फिर डेविएशन आएगी फोरकास्ट से। तो इस बेसिकली लोग कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी अपनी लेके आते हैं जब वो फोरकास्ट कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बजाय कह लें कि साइकोलॉजिकल इडियोसिंक्रेसीज लेके आते हैं। जैसे कुछ लोग बाय नेचर लीनियंट होते हैं, कुछ लोग बाय नेचर सख्त होते हैं। तो उसकी ऑन एवरेज बात करें तो लोग जनरली क्या करते हैं कि रियल रिसोर्सेज की जो फोरकास्ट्स होती हैं उनको उनको कम रखते हैं। वो जनरली अंडर एस्टिमेट की जाती हैं। अ, ये जो ऊपर हमने बात की ना कि जब आप किसी एक चीज़ की प्रिडिक्शन को आगे लेके आते हैं तो वहाँ पे अनएंटिसिपेटेड डिफिकल्टीज और एडॉप्टेशंस होती हैं। तो आप जिस चीज़ को आगे लेके आते हैं, वो फ़र्ज़ करें 100 रुपये है, तो वो इन एडॉप्टेशंस की वजह से 120-130 तक आ जाएगी।
लेकिन आपको तो नहीं पता कि क्या अडोप्टेशंस करनी होंगी या करनी भी होंगी कि नहीं। तो बाय नेचर आप उसको ज़रा कम फोरकास्ट करेंगे। दूसरी तरफ ये होता है कि रेगुलेटरी इम्पैक्ट की फोरकास्ट को लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि जो इसमें अ, जैसे आज से 3-4 साल पहले आप देखें तो डॉलर की मार्केट में प्राइस मुसलसल बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी ना। और हम हमें अगर 1.5-2 साल पहले कहा जाता है कि आपने 2 साल बाद फलानी फलानी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो प्रिडिक्ट करें कि आपके कितने पैसे चाहिए होंगे आपको, तो हम उसको हमेशा हाई करते, क्योंकि हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं कि डॉलर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पिछले आप 1.5 साल 1.25 साल में देखें तो डॉलर नहीं बढ़ा है, रुक गया है। क्योंकि ऑफसेटिंग बिहेवियर्स, यानी जो लर्निंग हुई है हमारी, उससे ये प्रॉब्लम्स ऑफसेट हुए हैं और डॉलर स्टेबलाइज्ड है। तो उसको लोग एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो दो मैंने आपको आखिरी दो सब बुलेट्स बताई साइकोलॉजिकल एंगल से, ये जिन स्टडीज़ से अखज़ हुई वो दोनों ये बॉटम पे लिखी हुई हैं, और ये आपकी किताब में भी रेफ़र हुई हैं, तो जो लोग इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो तीसरा सोर्स ऑफ एरर होता है वो वैल्यूएशन एरर्स होते हैं, यानी किसी चीज़ को आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, उसको कितने उसको उसको आप उसका इम्पैक्ट कितना समझते हैं, उसके उसके एरर्स। तो यहाँ लिखा है, वी ऑफन डू नॉट हैव वेरी कॉन्फिडेंट एस्टिमेट्स ऑफ अप्रोप्रिएट शेडो प्राइसेस फॉर कन्वर्टिंग ईच प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट इनटू एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और विलिंगनेस टू पे। यानी शेडो प्राइसेस के लिए कॉन्फिडेंट एस्टिमेट्स हमारे पास नहीं होते। अब उसकी नेचर ही ऐसी है कि कॉन्फिडेंट एस्टिमेट हो भी नहीं सकते। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल आप लोग को जो मैंने एक केस स्टडी दी है फॉर योर प्रोजेक्ट्स, जो आपके कैनवस के ग्रुप में भी पड़ी है, तो उसमें आप देखें तो वो इंडिया में सदर्न स्टेट में सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में है। अब उसमें उन्होंने स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिकल लाइफ एस्टिमेट करने की कोशिश की। तो उन्होंने कैसे की है कि उनके पास कोई इंडिया में स्टेटिस्टिकल लाइफ का डेटा नहीं था, तो उन्होंने फिर यूएस की स्टेटिस्टिकल लाइफ ली, यूएस के और इंडिया के जीडीपी को आपस में कंपेयर किया, और उस बेसिस पे एक एडजस्टमेंट करके स्टेटिस्टिकल लाइफ का की वैल्यू निकाली। तो अब आप देखेंगे ये शेडो प्राइस जो है ये बाय नेचर बहुत ही कह लें कि ये इट्स एन एस्टिमेट विच इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट। एज विद फोरकास्टिंग, जैसे पहले हमने बात की, जितना नॉवल वो इम्पैक्ट होगा जिसको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो अप्रोप्रिएट शेडो प्राइस उसकी फाइंड करना उतना ही मुश्किल होगा। अ, आप हमारे पास एक्चुअली एक पूरा चैप्टर है इस बुक में जिसमें बहुत सारी शेडो प्राइसेस की स्टडीज़ को रेफ़र किया हुआ है उन्होंने, और आप वहाँ से बहुत सारी प्राइसेस ले सकते हैं। अ, अ, यानी कि अवेलेबल रिसर्च में बहुत सारी शेडो प्राइसेस मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा फिर आपको खुद भी शेडो प्राइस डेवलप करनी पड़ती है उन केसेस में जिनकी अवेलेबल नहीं होती, या अगर अवेलेबल है तो वो फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी चीज़ की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की कोई शेडो प्राइस मिल भी जाए तो उसको पाकिस्तान पे लेके आना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है हमारे जीडीपीज़ का फ़र्क, फिर हमारे कल्चर्स का फ़र्क, फिर हमारे एक्सचेंज रेट्स का फ़र्क, इतनी ज़्यादा उसके अंदर वेरिएंस होती है कि आप कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर है कि मैं पाकिस्तान की डायरेक्टली ही शेडो प्राइस डेवलप कर लूँ। और ज़ाहिर है फिर आपको उसको डिफेंड करना होता है। तो आप एज एन एनालिस्ट आपको यू हैव टू बी इनोवेटिव, यानी आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचना पड़ता है कि इस इम्पैक्ट को कैसे मेजर करूँ, इसको कैसे मेजर करूँ, इसको कैसे मोनेटाइज करूँ, इसको स्टडी से ले लेता हूँ, उसको फलानी स्टडी से ले लेता हूँ, ऐसा काम पहले हुआ था वहाँ से ये चीज़ ले लेता हूँ। और एंड यू हैव टू बी बोल्ड टू कि ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ही मेरा एरर बढ़ रहा है, या ये मैंने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, तो फिर भी आप कॉम्प्रिहेंसिव सीबीए नहीं कर सकेंगे। आपको इनोवेटिव भी होना पड़ेगा और बोल्ड भी होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है आपको कोई छोड़ना पड़ जाए कि इसको तो मैं मेजर कर ही नहीं सकता, उसको छोड़ें और फिर वापस आके देखें कि अब उसका मैक्सिमम कितना इम्पैक्ट हो सकता था, क्या वो मेरे साइन को चेंज कर रहा है कि नहीं, नेट सोशल बेनिफिट के। दे शुड ऑल्सो एंटिसिपेट, यानी द एनालिस्ट शुड ऑल्सो एंटिसिपेट द एरर्स inherent in their efforts
एंड कॉन्शियसली असेस देम टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। यानी ऊपर आप इनोवेटिव हुए और बोल्ड हुए, लेकिन उसके बाद फिर आपने ये भी देखना है कि आपने ये सब कुछ किया, इसमें एरर होने के कितने इम्कान थे, और उसको आप जितना ज़्यादा असेस करके और एड्रेस कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए।